नाउ बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। वाटर की नेचुरल सोर्सेज कौन कौन सी हैं? रिवर, लेक्स, एक्वाफायर्स। एक्वाफायर्स का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है जी, अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम पंपिंग के फिर इस्तेमाल में लाते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज से जो पानी हमारे पास हासिल होता है उसमें बहुत सारी सब्सटेंसेज शामिल होती हैं, जिसमें कुछ सब्सटेंसेज ऐसी होती हैं जो यूजफुल होती हैं फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड सम आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। यूजफुल सब्सटेंसेज में सबसे पहले है डिसॉल्व ऑक्सीजन। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन इंटर द नेचुरल वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है H2O में। ठीक है जी। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट कौन से? अल्जाई है इन द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अल्जाई फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह में कार्बन डाइऑक्साइड H2O से मिलकर बनाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व रहती है। तो इस डिसॉल्व ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? This absorbed oxygen is then used by aquatic organisms including fish to breathe and survive. Aquatic organism like मछलियाँ और बाकी जो aquatic animals हैं वो सांस लेने के लिए और वाटर में सर्वाइव करने के लिए इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको अपने ब्रीथ में इस्तेमाल करते हैं। The health and diversity of an ecosystem directly depend upon the amount of dissolved oxygen in water body. ठीक है जी, किसी भी वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी तो उस एक्वेटिक सिस्टम में एनिमल्स और प्लांट्स का ग्रो करना और सरवाइव करना उतना ही आसान होगा और उतना ही उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर। हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन सी हैं? इसमें फर्स्ट वन इज हार्मफुल माइक्रोब्स। बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर आर वाइटल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। साफ पानी के बड़े रिसोर्सेज कौन से हैं? ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। कैन बी कंटामिनेटेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये दोनों रिसोर्सेज जो हैं ये कंटामिनेट हो रहे हैं, पोल्यूट हो रहे हैं। ठीक है जी। पोल्यूट कैसे हो रहे हैं? इनमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हो रहे हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स इंटर इनटू नेचुरल वाटर। ठीक है जी। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में शामिल होकर इस साफ पानी को कंटामिनेट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। वो ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हैं? थ्रू ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ह्यूमन और एनिमल वेस्ट का सरफेस और ग्राउंड वाटर में शामिल होने से। लैंडफिल, हम घरों से कूड़ा करकट भी बाहर फेंकते हैं जो कि करीब मौजूद लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर में शामिल होकर उसको आलूदा कर रहा है। एग्रीकल्चर रेन ऑफ, खेतों से रिलीज होने वाला केमिकल वाला पानी, फर्टिलाइजर वाला पानी जब अंडरग्राउंड वाटर में शामिल हो जाए। एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और बहुत सारी इंडस्ट्रियों से रिलीज होने वाला फालतू और केमिकल वाला पानी जब सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाए तो वो उनमें बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट रिलीज करता है जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं, वाटर को कंटामिनेट करते हैं। इसी तरह सेवेज, सेवेज का मतलब होता है सीवरेज का गंदा पानी। सेवेज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जहां से हम सेवेज वाटर को साफ करने वाले प्लांट्स। ठीक है। सेवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड फ्रॉम faulty septic tank can release pathogenic directly into nearby water bodies. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और फाल्टी सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक्स बेसिकली वो स्टोरेज टैंक्स होते हैं जिनमें ये जो सीवरेज का पानी है वो इकट्ठा होता है। अगर इन टैंक्स में लीकेज आ जाए तो लीकेज की वजह से यही वाला पानी अंडरग्राउंड वाटर में और नियर बाई जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ लेवल, उनमें शामिल होकर उनमें रिलीज कर देते हैं पैथोजेंस।
पैथोजन बेसिकली क्या होते हैं, ये टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज काज करते हैं. These bacterial content can cause such infectious diseases as, यही पैथोजेनिक और टॉक्सिक कंपाउंड्स जब शामिल हो जाते हैं फ्रेश वाटर में तो ये डायसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और कॉलरा यानी हैजा जैसी बीमारियां काज करते हैं. ठीक है, डायसेंट्री का मतलब होता है ये भी पेट की बीमारी है. ठीक है, मोशन वगैरह हो जाना. टाइफाइड, ठीक है, हेपेटाइटिस है, और कॉलरा जैसे ये भी हैजा और पेट की बीमारी है. तो ये तमाम डिजीजेज होती हैं पोल्यूटेड वाटर को यूज करने की वजह से. नेक्स्ट इज हैवी मेटल एंड देयर कंपाउंड्स. हैवी मेटल्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करते हैं ऑन ह्यूमन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे. हैवी मेटल कौन कौन से हैं? हैवी मेटल लाइक लेड, मर्करी, कैडमियम एंड क्रोमियम. ये एलिमेंट्स अगर ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और प्लांट्स एब्जॉर्ब करें तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ बैड इफेक्ट कॉज करते हैं. देयर कंपाउंड कैन एंटर इन नेचुरल वाटर थ्रू मैनी रूट्स. ठीक है, सोर्सेज कौन कौन से हैं इन तमाम टॉक्सिक हैवी मेटल्स के पानी में शामिल होने के? वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज में कंटेन हैवी मेटल्स. फैक्ट्री से रिलीज होने वाला पानी में हैवी मेटल शामिल होते हैं. देयर कंपाउंड विच आर इवनली रिलीज इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज. ठीक है जी, ये फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी जब रिवर्स में शामिल होता है तो इसमें ये तमाम किस्म के हैवी मेटल लाइक लेड, मर्करी, कैडमियम, क्रोमियम शामिल होते हैं. सिमिलरली इसके अलावा माइनिंग ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, खादों के इस्तेमाल से, एंड पेस्टिसाइड, और जितनी हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं पौधों पर डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट से बचने के लिए, कैन कॉन्टामिनेट बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर विद हैवी मेटल एंड देयर कंपाउंड्स. क्लियर है जी. यहाँ पे आपके पास सोर्सेज आ जाएंगी कि हैवी मेटल के सोर्सेज कौन कौन से हैं कि वो वाटर में कैसे शामिल होते हैं. हैवी वाटर है कौन, हैवी मेटल है कौन कौन सी? लेड, मर्करी, क्रोमियम और कैडमियम है. ठीक है जी, ये पानी में कैसे शामिल हो जाती हैं? जब फैक्ट्री से रिलीज होने वाला पानी जब रिवर्स लेक में शामिल होता है तो उस पानी के थ्रू ये टॉक्सिक एलिमेंट्स वाटर में शामिल हो जाते हैं. इसके अलावा माइनिंग ऑपरेशन से और डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से ये हैवी मेटल शामिल हो जाते हैं ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में और वाटर को आलूदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं. क्लियर है जी. इनके वाटर में शामिल होने की वजह से कौन से बैड इफेक्ट काज होते हैं? हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड नॉट ओनली डैमेज वाइटल ऑर्गन लाइक लिवर एंड किडनीज. लिवर और किडनीज को ये नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इसके अलावा देखिए दे कैन आल्सो लीड टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब होता है बहुत सारी जहनी डिजीजेज काज करते हैं. ठीक है जी. आर्सेनिक एंड कैडमियम आर नाउन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्टन कैंसर. और आर्सेनिक और कैडमियम की क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो ये कैंसर काज करता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स. Very small particles of plastics called microplastics are present in both tap and bottled water. जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं. माइक्रोप्लास्टिक्स बेसिकली टाइनी पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक्स के. टाइनी पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक्स कैन नॉट बी seen by naked eyes. ठीक है जी. प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल जिनको हम देख नहीं सकते उनको माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं. माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ टैप वाटर में ही शामिल नहीं होते. टैप वाटर वो जो हमारे घरों में पानी हम यूज करें उसमें ही शामिल नहीं है, बल्कि बॉटल वाटर में भी शामिल होते हैं. अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक के सोर्सेज कौन कौन से हैं. तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू प्लास्टिक्स पानी में शामिल हो जाते हैं. These tiny particles can enter water through wastewater, rainwater, and from the degradation of plastic waste. तीन तरह से ये जो प्लास्टिक्स हैं वाटर में शामिल हो जाते हैं. वेस्ट वाटर हमारे घरों और इंडस्ट्री से निकलने वाला कंटामिनेटेड वाटर है. ठीक है बच्चों. रेन वाटर क्या है? बारिश का पानी जब जमीन पर से गुजरता है तो प्लास्टिक डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब ये कूड़ा क्रिकेट. ठीक है जी. जो हम घरों से कूड़ा क्रिकेट, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट को, वो क्या है? डेब्रीज. ठीक है जी. बारिश के पानी में ये प्लास्टिक डेब्रीज यानी कचरा वगैरह शामिल होके ये वाटर में शामिल हो जाता है. ठीक है जी. रिवर्स,
रिवर्स वाटर में, लेक्स में और अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड आ जाता है बाई द डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक की डिग्रेडेशन कैसे होती है? जो प्लास्टिक वेस्ट हम माहौल में फेंक देते हैं वो सनलाइट और वेदरिंग से टूट कर छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। माहौल के डिफरेंट इफेक्ट्स में सनलाइट की मौजूदगी में प्लास्टिक की डिग्रेडेशन होती रहती है और वो माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। हम माइक्रो प्लास्टिक फिर पूरे इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं और जब बारिश का पानी होता है, बारिश होती है, बारिश के पानी से ये रिवर्स में, लेक्स में और अंडरग्राउंड वाटर में शामिल हो जाता है, जिसको फिर एनिमल प्लांट यूज करते हैं, दैट विल बिकम हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? हार्मफुल इफेक्ट देख लेते हैं हम। प्लास्टिक टाइनी पार्टिकल हैव बीन फाउंड इन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक लंग्स एंड ब्लड। ये माइक्रोप्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। रिसेंट साइंटिफिक स्टडी से ये बात बच्चों प्रूव हो चुकी है। ये टाइनी पार्टिकल ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होकर हमारे लंग्स और ब्लड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है जी। ये जब हम पानी यूज करते हैं जिसमें माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद हैं, तो रिसर्च से ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये प्लास्टिक्स हमारे लंग्स और हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, वहां रह जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के सबसे बड़े दो हेल्थ रिस्क ये हैं। पहला ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट काज करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? मैं रिपीट कर देता हूँ। Microplastics are tiny particles present in both tap and bottled water. They enter in water through wastewater, runoff and degradation. ठीक है जी। तीन मेथड के थ्रू ये वाटर में शामिल हो जाते हैं। फिर हेल्थ इफेक्ट क्या आ जाते हैं? दे इंटर्ड इन ह्यूमन ऑर्गन लाइक लंग्स एंड ब्लड and causing to disturb our immune system and reproductive system. ठीक है बच्चों, समझ आ गया? बहुत आसान सा टॉपिक है, आपने मेमोराइज करना है। नाउ आवर टॉपिक इज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रेट्स और फॉस्फेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, किन सोर्सेज के थ्रू ये वाटर में शामिल होते हैं। ठीक है जी। नाइट्रेट्स और फॉस्फेट के वाटर में शामिल होने के दो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स वाटर में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल एक्टिविटी कौन सी है। नेचुरली नाइट्रेट्स और फॉस्फेट वाटर में कैसे शामिल होते हैं? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट इंटर नेचुरल वाटर थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक। नेचुरल सोर्स कौन सा भाई? वेदरिंग ऑफ सॉल्ट। वेदरिंग ऑफ सॉल्ट का मतलब ये है कि पत्थरों का, पहाड़ों का टूटना। आजकल जैसे बारिश का मौसम है तो इन पत्थरों के टूटने से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से, ठीक है जी, वेदरिंग ऑफ रॉक होती है, पत्थरों में तोड़ फोड़ होती है। तो इसके नतीजे में ये नाइट्रेट्स और फास्फेट रिलीज हो जाते हैं रिवर्स और लैक और पानी में शामिल हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज बच्चों कौन सी हैं? दे कैन आल्सो एंटर इन वाटर थ्रू ह्यूमन सोर्सेज। ह्यूमन सोर्सेज का मतलब क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये वाटर में शामिल हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल का मकसद हमारा ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करनी है। लेकिन इसका बैड इफेक्ट क्या होता है कि यही फर्टिलाइजर में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट शामिल होते हैं जो बारिश के पानी के थ्रू हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिटर्जेंट। ठीक है, हम जो अपने डोमेस्टिकली घरों में डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो डिटर्जेंट्स में भी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट मौजूद होते हैं। जब डिटर्जेंट वाला पानी हम रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में तो वो वाटर रिसोर्सेज में शामिल होकर उसको पोल्यूट कर देता है बाई नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। थर्ड ह्यूमन एक्टिविटी इज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रीज अपना जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में रिवर्स और लेक्स में रिलीज कर देते हैं, जिससे रिवर्स और लेक्स का जो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है बाई नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? सो हमने यहाँ पे स्टडी किया दो तरह की सोर्सेज हैं जिसके थ्रू नाइट्रेट्स और फॉस्फेट शामिल हो जाते हैं वाटर रिसोर्सेज में। फर्स्ट वन इज नेचुरल सोर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया वेदरिंग ऑफ रॉक्स। एंड देन बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं?
by the use of agriculture fertilizers, by the use of detergents, and by the release of industrial waste water in environment, rivers and lakes. Dear students, nitrates and phosphates ड्यूल करेक्टर शो करते हैं. ड्यूल करेक्टर का मतलब ये बेनिफिशियल भी हैं फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन जब इनका यूज एक हद से ज्यादा कर लिया जाए, एक्सेसिव अमाउंट में अगर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट यूज किए जाएं, then nitrates and phosphate will become harmful for plants and animals. It's mean nitrates and phosphates show dual nature शो करते हैं. They are essential nutrients for plants and animals. इसका मतलब क्या है कि phosphates और nitrates can be useful for plants and animals. Useful. लेकिन अगर हम इनको एक हद से ज्यादा यूज करें, then becomes harmful. If amount of these compound exceed a limit, exceed का मतलब क्या है कि एक हद से ज्यादा अगर हम इनको यूज करें, they can affect the quality of water and cause eutrophication. ठीक है, एक हद से ज्यादा अगर हम यूज करें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की बढ़ जाने की वजह से एक इफेक्ट कॉज होता है जिसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं. ठीक है बच्चों, अब यूट्रिफिकेशन क्या होता है ये देख लेते हैं हम. डियर स्टूडेंट्स, यूट्रिफिकेशन बेसिकली नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से जो इफेक्ट कॉज होता है उसे कहते हैं. इसमें होता क्या है, जब नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वाटर बॉडीज में अल्गाई की ग्रोथ बढ़ जाती है. ठीक है जी, अल्गाई की ग्रोथ बढ़ने की वजह से वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं तो डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाती है. उस डिजोल्व ऑक्सीजन के कम होने की वजह से एक्वेटिक एनिमल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, लाइक फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल. सो इस पूरे इफेक्ट को फिर हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन. देखिए बच्चों यहाँ बुक से, यूट्रिफिकेशन इज द नेम ऑफ द प्रोसेस which start in a water body containing excess of phosphorus and nitrogen nutrients. ठीक है जी, जिस वाटर बॉडी में नाइट्रोजन और फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यूट्रिफिकेशन का फिनोमेना वहां पर होता है. बात समझ आ गई. इसमें होगा क्या, द एक्सेस अमाउंट ऑफ दी न्यूट्रिएंट काज अल्गाई एंड अदर एक्वेटिक प्लांट टू ग्रो एक्सेसिवली. जब पानी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो पानी के अंदर अल्गाई और एक्वेटिक प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं. इस ओवर ग्रोथ को हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं. एल्गल ब्लूम. ठीक है बच्चों, समझ आ गया. एल्गल ब्लूम क्या है, तो वाटर में फास्फोरस और नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स के बढ़ जाने की वजह से वाटर बॉडी में अल्गाई एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है. इस इफेक्ट को एल्गल ब्लूम कहते हैं. अब इस ओवर ग्रोथ की वजह से होता क्या है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब अल्गाई की मोटी तय पानी के अंदर जम जाती है तो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से ड्रॉप होता है. ठीक है जी, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिश और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बढ़ नहीं सकते बल्कि उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है. इस तरह पूरा एक्वेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. तो समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप हमने ये इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि यूट्रिफिकेशन भी क्या होता है. मैं नीचे एक समरी भी बना देता हूँ यूट्रिफिकेशन की. यूट्रिफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है, अल्गाई की ग्रोथ बढ़ जाती है. अल्गाई ग्रोथ, ओवर ग्रोथ. अल्गाई की ग्रोथ बढ़ने की वजह से क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है. ड्रॉप डिजोल्व ऑक्सीजन. ठीक है बच्चों, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ, डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ. ठीक है बच्चों, तो ये सारा प्रोसेस आ जाएगा यूट्रिफिकेशन.